दिल के मौसम पार्ट 4। आवाज़ लुबाबा हैदर, पेशकश यास्मीन फ़ारूक। हाँ राहील, कैसे हो? नहीं, अभी कहाँ, अभी तो यहीं फंसी हुई हूँ। एक खुशखबरी सुनो, कल सोहनी और वली की मंगनी है। हाँ भाई, ये बोझ तो उतरा। वो अब बाहर निकल गई थी, जबकि उसने बेख्तियार गहरा सांस लिया। उनके लिए वो वाकई बोझ ही थी। बेटी तो वो सिर्फ अपने बाप के लिए थी। उसे हमेशा अपनी माँ की हरकतों और बातों पर दुख के साथ अफसोस भी होता था, पर वो बेबस थी। उसमें कभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी माँ को टोक सके। उसने बचपन में उनसे बहुत मार खाई थी और एक खौफ सा उसके दिल में बैठ गया था। अव्वल तो इनके घर कोई आता नहीं था, लेकिन अगर कोई जानने वाला आ जाता तो सबके अंदाज इतने अजीब होते कि वो खुद ही सामने आने से कतराती। तब तो वो छोटी सी थी, पर अब समझने लगी थी। उसे अपनी माँ की हरकतों का अंदाज़ा भी था और अपने बाप की शराफत का एहसास भी। उसे अपने बाप से बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए वो हर वक्त उनके साथ लगी रहती। उसे उनके साथ सुकून का एहसास होता था, जबकि अपनी माँ के साथ उसे ऐसा लगता कि वो नंगे सर तपती धूप में आन खड़ी हुई है। उसकी माँ ने उसके अंदर का सारा एतमाद ख़त्म कर डाला था। बचपन में तो उसे अक्सर यही लगता था कि उसकी सौतेली माँ है ये। वो अक्सर अपने बाप से पूछती भी थी कि उसकी अम्मी उसकी असली वाली अम्मी है, और उनके चेहरे पर जो थकी थकी सी मुस्कान आती थी, तब वो उन्हें समझ नहीं पाती थी। पर अब वो जान गई थी, और पहली बार जब वो यहाँ आई तो उस घर के माहौल और इस घर के लोगों के प्यार ने उसे काफ़ी मुतासर किया। फरीहा और अलीज़ा, उसकी कज़न, अपनी माँ से कितना करीब थी, और जब उसे पता चला कि वो उनकी सौतेली माँ है तो कितने दिन तक वो बेयकीन रही। फिर अलीज़ा की शादी पर उसे उन्हें करीब से देखने और जानने का मौका मिला तो उसने अल्लाह से दुआ की थी कि काश उसकी माँ भी ऐसी होती, बेशक सौतेली होती। फिर वो अपनी दुआ पर खुद ही हंस पड़ी थी। और अब वली, वो एकदम हवासों में आई। वो अक्सर उनके घर आता था। उसका वली से दोहरा रिश्ता था, खाला का बेटा और ताया का बेटा, लेकिन वो उसके सामने भी कम आती थी, और वो भी उसे सिर्फ सलाम दुआ की हद तक मिलता था। वो उससे बहुत बड़ा था। उसने तो कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। उसे तो अपनी माँ और बाप के बारे में ही सोचने से फुर्सत नहीं मिलती थी। वो इस घर का हिस्सा बनेगी, ये सोच उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई थी। आमना, तौफीक साहब, विक्की भाई, अलीज़ा आपी, वसी भाई, फरी, ये सब उसके अपने होंगे। और वली भाई? उसकी मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। उन्हें मुझ में क्या अच्छा लगा? वो अपने बारे में ऐसे ही एहसास कमतरी का शिकार थी, लेकिन जब उसे अपने चेहरे का रंग बदलता महसूस हुआ तो वो घबरा कर सामने देखने लगी। कमरा खाली था। अपनी कैफियत पर वो खुद ही हंस पड़ी थी। खालिद ने जब वली को अंगूठी पहनाई तो अलीज़ा ने बेख्तियार आमना को तलाश किया था। मम्मा? आमना ने मुड़कर सजी सवरी अलीज़ा को देखा और बेसाख्ता मुस्कुरा दी। मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, और कुछ जिम्मेदार भी। मम्मा। वो एकदम झेंप कर उनके गले लग गई, फिर तेज़ी से अलग हुई। ये सब क्या है मम्मा? आपने तो कहा था कि वली की बात रूबा से तय करनी है। आपने पापा से बात नहीं की थी? वो संजीदा हो गई। एरम ने भी बात की थी तुम्हारे पापा से। तब तो वो खुश थे, लेकिन परसों जब हम तुम्हारे वली में से वापस आए तो वो खालिद भाई से बात कर चुके थे। वली ने खुद ही सोनी से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया है। वली ने? अलीज़ा अब भी उलझी हुई लग रही थी। लेकिन मम्मा। तभी फरी कमरे के अंदर दाखिल हुई। मम्मा, डैडी आपको बुला रहे हैं। हाँ चलो, आ जाओ अलीज़ा। आमना के कहने पर उसने सर हिला दिया। वो उरूबा से सामना करने के ख्याल से परेशान हो रही थी। वो गहरा सांस लेती हुई लाउंज में आ गई। उसने गौर से सादा चेहरा लिए बैठी सोनी को देखा, जिसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। फिर उसकी नज़र वली पर पड़ी, जिसके कहकहे से उसकी खुशी का अंदाज़ा हो रहा था। उसकी मतलाशी नज़रों ने उरूबा को ढूंढा, जो उसे कोने में बैठी नजर आई। वो अपने अंदर हौसला पैदा करके उसकी तरफ बढ़ी। उसके बैठने पर उरूबा ने चौंक कर उसे देखा और मुस्कुरा दी, जबकि उसकी सुर्ख आंखों ने अलीज़ा को बहुत तकलीफ दी थी। उरूबा? अलीज़ा की आवाज़ देने पर उसने नम आंखों और मुस्कुराते लबों से उसे देखा। हाँ, देख लो, मेरा शक सही निकला। हाँ, ये और बात है कि अपने अंदाजे के सही होने का मुझे बेहद अफसोस है। वो अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके लहजे का दर्द अलीज़ा महसूस कर रही थी। हालांकि मेरी खामोश मोहब्बत का अंजाम यही होना था, क्योंकि जिससे मोहब्बत की थी उसमें शुरू से ही दूसरों के एहसासात को समझने की सलाहियत ही नहीं थी। गलती मेरी ही थी। उरूबा ने सर झुका लिया। उरूबा, आई एम सॉरी। तुम क्यों सॉरी कर रही हो? लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूल सकती अलीज़ा। कुछ देर बाद अलीज़ा ने उसकी भर्राई हुई आवाज़ सुनी।
अलीज़ा ने झुका हुआ सर उठाया। वो सामने ही देख रही थी। अलीज़ा ने उसकी नज़रों का ताक़ुब किया जो वली पर जमी थी। उसने प्यार से रूबा का हाथ थामा तो वो जैसे चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। लेकिन भूलने की कोशिश करने में कोई हर्ज तो नहीं है। अचानक उसने दोनों आँखों को ज़ोर से रगड़ डाला। सॉरी, तुम्हें भी डिस्टर्ब कर दिया। तुम बैठो, मैं आती हूँ अभी। वो उसे मज़ीद बात करने का मौका दिए बगैर वहाँ से हट गई। सोहनी पर एक नज़र डालकर वली ने सरसरी अंदाज में सामने देखा तो रूबा की नज़रें उस पर जमी थीं। उसके देखने पर भी उसके अंदाज में फ़र्क नहीं आया। वली चौंका था। उसकी नज़रों में अजीब सा एहसास था। फिर वो वहाँ से उठ गई थी। वली की नज़रों ने आखिर तक उसका पीछा किया। अब वो इरम के पास जाकर खड़ी हो गई थी। वो भी बेख्तियार उठकर उसके पीछे आया था। मम्मी, मुझे घर जाना है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। इरम ने हैरत से उसकी लाल आंखें देखी, फिर उनकी पेशानी पर बल पड़ गए। मैं तुम्हें घर से समझा कर लाई थी रूबा, क्यों अपना तमाशा बना रही हो? तुम्हारे पापा भी बार बार पूछ रहे हैं, तुम्हें हुआ क्या है? वो नीची आवाज़ में उसे डांट रही थी। क्या बात है फुप्पो? अपने पीछे वली की आवाज़ सुनकर उरूबा के होंठ भींच गए थे। कुछ नहीं बेटा, उरूबा की तबीयत ख़राब हो रही है। क्या हुआ है तुम्हें? वो बराह रास्त उससे मुखातिब हुआ जो उसकी तरफ रुख मोड़े खड़ी थी। कुछ ख़ास नहीं, शायद बुखार हो रहा था। चलो मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अगर आज से पहले उसने इतनी फ़िक्रमंदी का इजहार किया होता तो वो शायद खुशी से पागल हो जाती, लेकिन आज तो आंसू आंखों में तैरने लगे थे। नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने वली की तरफ देखने से गुरेज किया। सब ठीक है बेटा, तुम जाओ, वहाँ जाकर बैठो। इरम के कहने पर उसने खोजती नज़र उरूबा पर डाली जिसके चेहरे का दायां रुख थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था, वरना आधे चेहरे को तो बालों ने ढांप रखा था। वो सर झटक कर वापस मुड़ गया और कब से खामोशी से उरूबा को देखता वसी खड़ा हो गया। फुप्पो, मेरा ख्याल है उरूबा की तबीयत ठीक नहीं, मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नहीं। वसी की आवाज़ पर उसने चौंक कर सुर्ख आंखों से उसे देखा और फ़ौरन नज़रें फेर ली। नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, तुम मुझे घर छोड़ दो। वली ने एक नज़र इरम के परेशान चेहरे पर डाली। चलो। वो उसे देखे बगैर बाहर निकल गया, जबकि वो इरम के नाराज़ चेहरे पर नज़र डालकर किसी और को देखे बगैर वहाँ से निकल आई। कुछ देर बाद वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई तो वसी ने उसे मुखातिब किए बगैर गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी सिग्नल पर रोककर उसने उसे देखा जो गर्दन मोड़े खिड़की से बाहर देख रही थी। वो फिर सामने देखने लगा। पूरे 20 मिनट बाद जब गाड़ी घर के गेट के आगे रुकी तो इस दौरान उसने पहली बार उरूबा को मुखातिब किया था। उरूबा। उरूबा घर आने के बावजूद ना उतरी थी और ना ही उसकी आवाज़ पर मुड़ी। मैं जानता हूँ तुम रो रही हो, रोने से दिल का गुबार निकल जाता है। मैं तुम्हें रोने से मना नहीं कर रहा, पर तुम अपने आंसू मुझसे क्यों छुपा रही हो? मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी हूँ और दोस्तों से अपनी तकलीफ़ नहीं छुपाते। उरूबा ने बहुत आहिस्तगी से सर घुमाया। उसका सारा चेहरा भीगा हुआ था। इस तरह रोने से क्या फ़ायदा होगा? वो तुम्हें मिल जाएगा क्या? क्यों खुद को तकलीफ़ दे रही हो? मैं खुद को तकलीफ़ नहीं दे रही वसी, बस तकलीफ़ के लिए रो रही हूँ जो दिल टूटने से हो रही है। मैं तो अब ये भी भूल गई हूँ पहली बार वली मुझे कब अच्छा लगा था। हालांकि वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, बल्कि हमारी तो कभी दोस्ती भी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी मैंने हमेशा उसे सोचा। मोहब्बत में बदला नहीं होता, लेकिन अगर मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत ना मिले तो बहुत दर्द होता है वसी। आई एम सॉरी रूबा, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तुम्हें अभी लग रहा है कि तुम वली को भूल नहीं सकती, लेकिन जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दूसरा शख्स आएगा ना तो तुम्हें एहसास होगा कि वो सब जो गुजर गया था वो कुछ भी नहीं था। वसी, ये बातें करना बहुत आसान है। अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत हो और वो तुमसे छीन लिया जाए तो तुम क्या करोगे? वसी खामोश हो गया, फिर कंधे उचकाकर हल्के फुल्के अंदाज में बोला, वो ना सही और सही। उसने वसी को देखा और फिर खामोशी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। हेलो। साहिबा की चहकती आवाज़ पर उसने कंप्यूटर स्क्रीन से नज़रें हटाकर उसे देखा। क्या बात है, बहुत बिज़ी लग रहे हो? बिज़ी तो हूँ, पर तुम इस वक्त मेरे कैबिन में, क्या फ्री हो? नहीं, ये फ़ाइल डार साहबा को देने के लिए जा रही थी। उसने हाथ में पकड़ी फ़ाइल उसके सामने लहराई। कल वली की मंगनी थी। वाकई? पर कल तक तो तुमने ऐसे किसी प्रोग्राम का जिक्र नहीं किया था। कल तक मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता था। सुबह डैडी ने सबको बताया कि शाम को वली की मंगनी है। स्ट्रेंज, तो क्या तुम्हारे डैडी ने ज़बरदस्ती मंगनी करवाई है? ज़बरदस्ती? और वो भी वली के साथ?
उसकी पसंद से हुई है। गुड। लड़की कौन है और कैसी है? तुमने देखा वह उसे, अलीज़ा की शादी पर फरी के साथ साथ थी। सोनी वली की खाला की बेटी है और मेरे चाचू की। साहिबा ने दिमाग पर जोर डाला, फिर हैरत से वसी को देखा। वो तो बहुत छोटी सी है। हाँ है तो, लेकिन अच्छी है। वली जैसे बंदे के साथ वही लड़की चल सकती थी। अगर कोई मेच्योर लड़की होती तो वली के साथ उसका निभा मुश्किल हो जाता। वली अगर गुस्सा भी करेगा ना तो सोनी रो धोकर चुप हो जाएगी। कितने जालिम हो तुम वसी, उस बेचारी लड़की पर तो मुझे तरस आ रहा है। अगर तुम्हें भी अपने भाई वाले जरासीम है ना तो मुझे अभी से बता दो, मैं इस तरह का रो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो मुझे पता है। अच्छा सुनो, मामा तुम्हारी तरफ आने का कह रही थी, फिर कब लेकर आओ इन्हें? साहिबा सोच में पड़ गई। ऐसा है वसी, पापा तो इन दिनों दुबई गए हुए हैं और वैसे भी मम्मी और पापा में थोड़ी सी नाराज़गी है, इस वजह से तुम 2-3 माह ठहर जाओ। वली ने कुछ कहना चाहा लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया तो वो बाहर की तरफ बढ़ने लगी। वसी को शरारत सूझी थी। अभी मंगनी नहीं हुई, तुम सोच लो, गुस्सा मुझे भी बहुत आता है। उसकी इस बात पर साहिबा ने मुड़कर उसे देखा। वो अब शरारत से उसकी तरफ देख रहा था। पता है जी मुझे, पर मैं रोने वालों में से नहीं, रुलाने वालों में से हूँ। हाँ। वसी ने भरपूर कहका लगाया तो वो भी मुस्कुराते हुए उसके साथ हंस पड़ी और केबिन से बाहर निकल गई। उसे इस घर का, इस माहौल का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उस वक्त कितना कहा था कि वसी भाई पहली बार किसी लड़की के साथ नजर आए हैं, दाल में ज़रूर कुछ काला है, पर तब ये मानती नहीं थी। अब देखो, विक्की ने फरिया को जैसे जताया था, भाई आप वाकई इन्हें पसंद करते हैं? लगता तो यही है। फरिया के पूछने पर वो मुस्कुराते हुए बोला, आपको इनमें क्या अच्छा लगा? वसी अबरोज खाकर सोचने लगा, फिर दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम्हें पसंद नहीं? क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? अगर तुम्हें पसंद नहीं तो बस फैसला हो गया, मैं साहिबा से मंगनी नहीं करूँगा। वाकई? फरिया ने उसे हैरत से देखा, जबकि विक्की की आंखें फैलाने पर वसी ने फरिया से आंख बचाकर उसे आंख मारी थी। और क्या, मैं शादी वहाँ करूँगा जहाँ फरी कहेगी। फरिया ने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में मुस्कुराती हुई सोनी और शरारती अंदाज से विक्की की तरफ देखा। मैं आज मामा को मना कर देता हूँ। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा है कि वो बुरी हैं, अच्छी हैं। शुक्र है भाई। वसी के अंदाज में शरारत साफ महसूस हो रही थी। वसी भाई, मैं कल से सोच रहा हूँ और काफ़ी परेशान भी हूँ। अब साहिबा भाभी को शादी के बाद भाभी कहूँगा, अच्छा भी लगेगा। वो मुझसे बड़ी हैं, लेकिन इसे देखें। उसने सोनी की तरफ इशारा किया। ये मेरे सबसे बड़े भाई की बीवी और उम्र में मुझसे भी छोटी, इसको भाभी कहते हुए तो मेरे मुंह में छाले निकल आएंगे। विक्की ने जिस अंदाज से ये बात कही, वसी और फरिया बेसाख्ता हंस पड़े, जबकि सोनी बुरी तरह झेप गई थी। सोनी भाभी, फरी ने भी शरारती अंदाज में कहा, जबकि उसका झुका सर मजीद झुक गया। विक्की। वली की जोरदार आवाज़ पर महफिल में एकदम खामोशी छा गई। जिन आ गया, वसी ने धीमी आवाज़ में फरी से कहा, जिसके चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। वो अब अंदर आ चुका था। विक्की, मैंने तुम्हें पासपोर्ट दिया था, वो कहाँ रखा है? आपके बेड की साइड टेबल पर रखा था, चले मैं खुद देखता हूँ। वो फ़ौरन खड़ा हो गया। सोनी ने आज पहली बार इस बात को बुरी तरह महसूस किया कि वली को देखते ही सब खामोश हो जाते थे। वली और वसी तकरीबन हम उम्र थे, लेकिन अलीज़ा, विक्की, फरी सब वसी से कितने फ्रैंक थे और अभी भी वो कितना फ्री होकर वसी से बात कर रहे थे, जबकि वली से मजाक तो दूर की बात, वो थोड़ी बहुत बात भी बहुत झिझक कर किया करते थे। ना जाने कि उसका दिल बुझ सा गया। तभी विक्की तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, इनका अमेरिका का वीज़ा लग गया है, और वो भी 2 साल का। क्या? फरिया खुशी से चीखी, जबकि वसी ने चौंक कर उसे देखा। पर डैडी ने तो इसे अमेरिका जाने से मना किया था। हाँ तो वो कौन सा जा रहे हैं? अब इंटरव्यू दिया था, इसका नतीजा तो निकलना ही था, हाँ या ना, और इनका नतीजा हाँ की सूरत में निकल आया है। वसी ने कंधे उचकाए। फिर वसी ने शरारत से खामोश बैठी सोनी को देखा। सोनी, तुम्हारा पासपोर्ट है? नहीं। चलो बनवा लेंगे, अब वली को हम अकेले तो भेज नहीं सकते ना। उसके अंदाज पर उसका चेहरा गुलाबी हो गया। उफ मेरे खुदा, भाई ये कितना शर्माती है। और एक वो है आपकी वाली, इन्हें शर्माने के अलावा और कुछ आता है क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं ऐसे भाभी कहूँ तो 1 मिनट में इसका चेहरा नीला पीला होने लगता है। और उस दिन आप ही के वलीमे पर जब मैंने उन्हें भाभी कहा तो उन्होंने ऐसे फ़ख्री अंदाज में मुझे देखा
जैसे मैं उन्हें तमगा जुरा से नवाज रहा हूँ। वसी कहकहा लगाकर हंस पड़ा। अपनी अपनी नेचर की बात है। और फिर साहिबा अच्छी खासी मैच्योर है। तो मैच्योर होने का मतलब ये है कि आप शर्मा नहीं सकते। फरी ने भी जुमला लगाया तो वो कुछ कह ना सका। यार मुझसे क्यों लड़ रहे हो? नेक्स्ट टाइम मैं उसे समझा दूंगा। जब भी मेरे बहन भाई मेरा जिक्र करें तो तुम्हें शर्म ना आए तो प्लीज़ शर्माने की एक्टिंग ज़रूर करना। आप खुश? हाँ ये ठीक है। क्यों सोनी? विक्की ने मुतमईन होकर सोनी को देखा जो ख़ुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। भाई आप बताएं ना, कहाँ जाएं? भाई मुझे तो माफ़ी रखो फरी, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आपकी थकन उतारने के लिए मैं आपको भी चाय बनाकर पिलवाती हूँ। फरी उठते हुए बोली, मुझे माफ़ रखो गुड़िया, मुझे जोशांदा नहीं पीना। जब से अलीज़ा गई है ना, कोई चीज़ मज़े की नहीं लगती। फिर उसने याद आने पर सोनी को देखा। सोनी चाय बहुत मज़े की बनाती है। क्या सोनी अपने प्यारे प्यारे हाथों से चाय पिलवा सकती है? वो जो अपनी तारीफ पर मुस्कुराई थी, उसके पूछने पर सर हिलाकर खड़ी हो गई। वली भाई? फरिया की आवाज़ पर सोनी किचन में जाते जाते रुक गई। उसने मुड़कर देखा। वो शायद कहीं बाहर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भाई आपका वीज़ा लगा है, हमें ट्रीट चाहिए। अभी तो मैं काम से जा रहा हूँ, कल चलेंगे। वसी ने मुस्कुराकर फरीहा का मजाक उड़ाया तो उसने हिम्मत करके जाते हुए वली को दोबारा आवाज़ दी। भाई वो सोनी कह रही है कल उसको चले जाना है। वली ने नज़रें घुमाकर सोनी को देखा जिसने घबराकर फरीहा को देखा था। ठीक है, मैं 15 मिनट में आता हूँ, तैयार रहना। वो पलट गया था जबकि उन तीनों ने एक साथ उसे देखा। क्या बात है भाई? वसी ने जैसे उसे दाद दी। बस विक्की के कहकहे पर वो मज़ीद कन्फ्यूज़ होकर किचन में आ गई। चाय के साथ उसने सोचा कि वो चिप्स बना ले और चाय और चिप्स बनाने में उसे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। तुम तैयार नहीं हुई? वली की अचानक आवाज़ पर वो डर कर उछल पड़ी। क्या हुआ? वो उसके इस तरह डरने पर हैरान हुआ। उसने शर्मिंदगी से सर नफ़ी में हिलाया। मैं बस जा रही थी। वो जल्दी जल्दी चाय कपों में डालने लगी। चिप्स तो काफ़ी मज़े के हैं। वली की तारीफ़ ने उसको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। चाय के लिए वसी भाई ने कहा था, उन्हें मेरे हाथ की चाय पसंद आई थी। वो बड़ी खुशी से बता रही थी। चिप्स की तरफ बढ़ता उसका हाथ वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर एकदम नागवारी छा गई थी। जब मैंने तुमसे कहा था कि 15 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाओ, उसके बावजूद तुम वसी के लिए चाय बनाने लगी। तुम्हारे लिए मेरी बात अहम है ज़्यादा या वसी की चाय? उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी से बिला झिझक बात की थी। अभी तो वो ठीक तरीके से इस खुशी को महसूस भी नहीं कर पाई थी जो कुछ देर पहले वली ने उसे अहमियत देकर दी थी। उसके गुस्सैले अंदाज पर वो हक्का बक्का रह गई। इस घर में तुम्हारा रिश्ता मुझसे है। तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत मेरी बात की होनी चाहिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम दूसरों को अपने हाथ की चाय पिलाती फिरो। आइंदा मैं बिल्कुल ना देखूं कि तुम मेरी बात को भूलकर किसी और की बात को अहमियत दे रही हो। वो रूहान सी हो गई। वसी जो वली की ऊंची आवाज़ सुनकर आया था, गहरा सांस लेकर वापस पलट गया। सुना मैंने क्या कहा? वली ने गुस्से से बोलते हुए टेबल पर हाथ मारा और किनारे पर टिकी चिप्स की प्लेट गिरकर कई टुकड़ों में तकसीम हो गई। उसने घबरा कर सर हिलाया। वो इसी तरह गुस्से में बाहर निकल गया जबकि वो वहीं खड़ी रह गई। फरी की आवाज़ पर उसने डबडबाई नज़रों से सामने देखा। फरी के पीछे विक्की भी खड़ा था। छोड़ो यार, भाई की तो आदत ही ऐसी है। नाउ चेयर अप, चलो ना हम अंदर चलकर कैरम खेलते हैं। फरी ने उसका हाथ पकड़कर हल्के फुल्के अंदाज में कहा, लेकिन उसके लिए यह बात हल्की फुल्की नहीं थी। मैं समझा शायद भाई सोनी पर गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन अपने पीछे विक्की की बड़बड़ाहट को उसने साफ सुना था। आज संडे था, इसलिए वो बड़े आराम से 10 बजे के करीब उठा। फ्रेश होकर जब वो लॉन्ज में पहुंचा तो विक्की, सोनी और फरीहा की महफिल जमी थी। वो सीधा किचन में आ गया जहां आमना उसी के लिए नाश्ता बना रही थी। घर में माली, ड्राइवर, चौकीदार, काम करने वालियाँ सब मौजूद थे, लेकिन नाश्ता, खाना पकाने का काम आमना किसी और से करवाना पसंद नहीं करती थी। पहले किचन अलीज़ा ने संभाल रखा था, अब दोबारा आमना ने संभाल लिया था। आमना ने पराठा और फ्राई अंडा उसके सामने रखा। चाचू जा रहे हैं क्या? वो अभी अभी लॉन्ज में रखे बैग्स देख कर आ रहा था। हाँ, आमना ने चाय का पानी चूल्हे पर रखते हुए कहा। डैडी कहाँ हैं? वो खालिद भाई और उनकी बीवी को लेकर इरम की तरफ गए हैं। अब उन्हें छोड़ने भी खुद जा रहे हैं। मैंने कहा भी था कि आप इतनी लंबी ड्राइव ना करें, वली या विक्की को भेज दें, लेकिन नहीं। वसी ने मसरूफ़ से अंदाज में सर उठाकर उन्हें देखा। मम्मा, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? डैडी इतनी ड्राइव तो कर सकते हैं, और फिर उन्हें फैक्ट्री का चक्कर भी तो लगाना ही था ना। आमना ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर खुद ही खामोश हो गई।
चाय डालकर उन्होंने कप वसी के आगे रखा। आप कहाँ जा रही हैं? तुम्हारे डैडी कल कुछ गिफ्ट लेकर आए थे खालिद भाई की फैमिली के लिए, वो तो उन्हें दे दिए हैं। एक सूट उन्होंने मुझे दिया था कि मैं सोनी को दे दूं, क्योंकि मैं उसकी होने वाली सास हूँ। मैंने कई बार नोट किया मम्मा, आप सोनी के साथ ठीक तरह से बात नहीं करती। आपको उससे प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उसकी माँ से है। मुझे सख्त चिढ़ है मुझे उस औरत से। ये भी तो उसी की बेटी है। मैं उसके यहाँ आने से परेशान थी और यहाँ तो उसकी बेटी हमेशा के लिए आ रही है। उनके लहजे में नागवारी थी। वसी हैरान हुआ। मम्मा, चाचू की वाइफ की हद तक तो ठीक था, लेकिन इस सब में सोनी का क्या कसूर है? वो तो काफ़ी इनोसेंट है। इनोसेंट सिर्फ लगती है, वरना वो भी उसी माँ की औलाद है। आप परेशान न हो मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। वो हाथ साफ करता हुआ खड़ा हो गया और चाय का कप उठाकर बाहर निकल गया। विकी और फरिया के दिए गिफ्ट सोनी की गोद में रखे थे। वो लाउंज और डाइनिंग रूम की मुश्तरका दीवार से टेक लगाए उन्हें ही देख रहा था। उसने आमना को अंदर दाखिल होते देखा। उनके सूट पकड़ाने पर सोनी ने मुस्कुरा कर उन्हें देखा, लेकिन उनके चेहरे के सख्त तासुरात पर उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। वसी ने अफसोस से सर झटका और खाली कप वहीं डाइनिंग टेबल पर रखकर अपने कमरे में आ गया। जब वो वापस आया तो सोनी अपना बैग खोले गिफ्ट्स अंदर रख रही थी। विक्की गायब था और फरी फ़ोन पर बिजी थी। मैं कल से तुम्हारी चाय का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके अचानक पुकारने पर वो घबरा के मुड़ी। वो मैं मजाक कर रहा था, ये तुम्हारे लिए। उसके लिए ख़रीदा हुआ परफ्यूम वसी ने उसके सामने कर दिया, जिसे उसने मुस्कुराकर थाम लिया। थैंक्स, माय प्लेजर। वो शरारत से बोला, पर वली को ना बताना कि ये परफ्यूम मैंने तुम्हें दिया है, वरना वो दीवार पे दे मारेगा और मेरे हक हलाल के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। उसके मुस्कुराते चेहरे को सोनी ने उलझी हुई नज़रों से देखा। उसके यूं देखने पर वसी ने अब्रू उचकाए तो वो नज़रें झुका गई। वली की किसी बात का बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, वो ऐसा ही है, आहिस्ता आहिस्ता खुद ठीक हो जाएगा। अब तो तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बनने वाली हो। वली को बाकी सबके साथ तो नहीं, लेकिन मुझसे बात करने पर एतराज़ ज़रूर होगा, इसीलिए। उसने बात अधूरी छोड़ दी क्योंकि उसका सेल फ़ोन बज उठा था। एक्सक्यूज़ मी। वो फ़ोन लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने फरी की तरफ देखा। वो अब भी फ़ोन पर मसरूफ़ थी। वो खामोशी से लॉन में निकल आई। वो कुछ दिनों से बड़ी खुश थी, लेकिन अब वो उलझ रही थी, और उसकी उलझन वली का रवैया था। उसने महसूस किया था कि वली और वसी बहुत कम एक दूसरे को मुखातिब करते हैं। वसी फिर भी अच्छी तरह बात कर लेता था, हत्ता कि उनकी मंगनी वाले दिन वसी ने बड़ी खुशदिली से वली को मुबारकबाद दी थी, लेकिन वली के अंदाज और अल्फाज दोनों में वसी के लिए तनाव होता था। उसने गहरा सांस लेकर सामने देखा। वली को अपनी तरफ आता देखकर वो अलर्ट हो गई। यहाँ क्यों खड़ी हो? कल के बरक्स आज उसका लहजा नरम था। वो मैं अब्बू का इंतज़ार कर रही थी। वो कुछ हकला कर बोली, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। लेडीज़ शॉपिंग का मुझे कोई ख़ास तजुर्बा नहीं है, पर मुझे लगा कि तुम पर यह सूट करेगा। उसने एक पैक पार्सल उसकी तरफ बढ़ाया। उसे सबने तोहफे दिए थे, लेकिन इस तोहफे की उसे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी। उसने मुस्कुराकर वो पैकेट थाम लिया। और ये भी। सोनी ने हैरत से सेल फ़ोन का डब्बा थामा। तुम्हारा नंबर मैंने फ़ीड कर दिया है, और इसके अलावा बस मेरा नंबर है। इसके अलावा किसी और का नंबर फ़ीड करने की ज़रूरत नहीं है। अब कि वो अपने मखसूस अक्खड़ लहजे में बोला था। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई परेशानी हो, फ़ौरन मुझे फ़ोन कर देना। उससे पहली बार किसी ने यह जुमला कहा था। मैंने पापा से हमारी शादी की। सेल फ़ोन की बीप पर उसकी बात अधूरी रह गई, जबकि शादी की बात सुनकर उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। उसने चोर नज़रों से सामने देखा। वो अब उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। तभी उसकी नज़र पोर्च की तरफ जाते वसी पर पड़ी। कार का दरवाज़ा खोलते ही वसी की नज़र भी उन पर पड़ी थी। सोनी ने पहले उसे हैरान होते और फिर शरारत से मुस्कुराते देखा, तो कंफ्यूज होकर नज़रें चुरा ली। वली ने फ़ोन बंद किया। हाँ, तो मैं अपनी और तुम्हारी शादी की बात कर रहा था। पापा भी कह रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है पहले तुम ग्रेजुएशन कर लो, फिर देखते हैं। गाड़ी स्टार्ट होने पर उसने दोबारा पोर्च की तरफ देखा। वसीब अपनी गाड़ी बाहर निकाल रहा था। अपनी तरफ मुतवज्जो देखकर उसने हाथ हिलाया तो उसने घबराकर वली को देखा, जो उसे ही देख रहा था। सुभान और साहिबा को एक साथ आते देखकर वो सिर्फ एक लम्हे के लिए हैरान हुआ। उनके बैठते ही वो मुस्कुराकर उन दोनों को देखने लगा। आज तो कुछ बांटना चाहिए, तुम वक्त से पहले यहाँ मौजूद हो। सुभान ने मुस्कुराकर उसका मजाक उड़ाया। जिस तरह फ़ोन करके तुमने इमरजेंसी नाफिज की थी ना, जाहिर सी बात है मैं तो घबरा ही गया था। तुम बताओ, मुझसे कोई ज़रूरी काम था क्या? वसी ने पूछा। सुभान ने एक नज़र साहिबा पर डाली और फिर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। कि तुम लोग मंगनी कब कर रहे हो? तुम लोगों ने मंगनी करनी भी या ऐवे ही मजाक किया था?
सुभान के हल्के फुल्के अंदाज पर वसी ने जिन नज़रों से साहिबा को देखा वो बेसाख्ता नज़रें चुरा गई। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी बड़ी बात मजाक में करूँगा? उसके संजीदा अंदाज पर सुभान सटपटा के रह गया। अलीज़ा की शादी के बाद ममा और डैडी उम्रा करने के लिए चले गए थे। उसके बाद फरी के फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो गए। वो ख़त्म हुआ तो हम आना चाह रहे थे। तब साहिबा के फादर का बाईपास ऑपरेशन था। साहिबा ने मुझे मना कर दिया। अलीज़ा दुबई गई हुई है। उसने सख्ती से मना किया था कि उसके बगैर मंगनी नहीं हो सकती। इस माह के एंड पर वो आ रही है, फिर ज़रूर तुम लोगों का शिकवा ख़त्म हो जाएगा। उसके मुसलसल संजीदा अंदाज में तफसील बताने पर सुभान कुछ परेशान सा हो गया। सॉरी यार, तुम्हें शायद बुरा लगा, मैंने यूं ही पूछ लिया था। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। वो खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया, जबकि सुभान आने वाले फ़ोन की तरफ। सॉरी गाइस, मेरे अब्बा जी का फ़ोन था, मुझे जाना होगा, बाय। वो जल्दी जल्दी बोलता हुआ बाहर की तरफ भागा। ये सुभान भी ना। साहिबा ने मुस्कुराकर वसी के संजीदा चेहरे को देखा। तुम्हें सुभान की बात बुरी लगी? नहीं, लेकिन ये बात बुरी लगी कि जो बात तुम मुझसे पूछना चाहती थी उसे पूछने के लिए तुमने सुभान का सहारा लिया। मेरा नहीं ख्याल हमारी मंगनी की बात करने के लिए तुम्हें शर्म आ रही होगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा हूँ? मंगनी की बात सिर्फ तुम्हें उलझाने के लिए की थी। उसके तल्ख लहजे पर साहिबा ने गुस्से से उसे देखा। तुम बात को गलत रंग दे रहे हो वसी। सुभान ने मुझसे पूछा कि हम मंगनी क्यों डिले कर रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि देर हमारी नहीं तुम्हारी तरफ से हो रही है। हम जानबूझकर तो डिले नहीं करे ना। ओके सॉरी, मेरी गलती है। मैं तुम्हें माफ़ी मांगने को नहीं कह रहा। माफ़ी कौन मांग रहा है तुमसे? साहिबा के तीखे अंदाज पर वो पहली बार मुस्कुराया। शायद मुझे सुनने में गलती हुई है। एनीवे, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। गाड़ी ड्राइव करते हुए उसने शरारत से साहिबा को देखा। घर जाकर मामा से साफ बात करने वाला हूँ। अलीज़ा का इंतज़ार ना करें, ना ही हमें कोई बड़ा फंक्शन करना है, क्योंकि आपकी होने वाली बहू को शक है कि हम शायद मंगनी ही नहीं करना चाहते। प्लीज़ वसी, मैंने कहा ना मेरी गलती है जो मैंने सुभान से बात कर ली। चलो एक बात तो पता चली, तुम्हें मंगनी करवाने का ना सिर्फ शौक़ है बल्कि जल्दी भी है। शट अप, तुम्हें अपने बारे में कुछ ज़्यादा खुशफहमी नहीं है? वो जानती थी कि अब वसी ने इस बात पर कई दिन तक उसका रिकॉर्ड लगाना है। गाड़ी में फुल वॉल्यूम में म्यूज़िक चल रहा था। सिग्नल पर गाड़ी रोकी तो उसकी नज़रें डैशबोर्ड पर रोशन स्क्रीन के साथ थिरकते अपने सेलफोन पर पड़ी। गाड़ी में शोर इतना था कि वो बीप सुन ही नहीं सका था। उसने वॉल्यूम कम करने के बाद सेलफोन उठाया। तौफीक साहब का नंबर देखकर उसने मुस्कुराकर सलाम किया। वसी, तुम इस वक्त कहाँ हो? उसने कुछ हैरत सुन के घबराई हुई आवाज़ सुनी। डैडी, मैं इस वक्त कलेमा चौक के पास हूँ। मैं भी लाहौर पहुँचने वाला हूँ। मुझे अभी अभी विक्की की कॉल आई थी। वहाँ फैक्ट्री में वली से किसी का झगड़ा हो गया है। मुझे वहाँ पहुँचने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। विक्की वली को नहीं समझा सकेगा। तुम फ़ौरन वहाँ पहुँचो। जी डैडी। वो भी अब घबरा गया। उसने वहीं से राइट टर्न लिया और फुल स्पीड में गाड़ी चलाने लगा। उसे देखते ही चौकीदार ने फ़ौरन गेट खोल दिया। उसे दूर से ही वर्कर्स की अच्छी खासी तादाद नज़र आ गई थी। वो तेज़ी से हुजूम की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने मुनीर साहब को, जो तौफीक साहब के दोस्त होने के अलावा उनके पर्सनल लॉयर भी थे, और अदनान, जो उनका मैनेजर था, दोनों को अपनी तरफ आते देखा। अरे अच्छा हुआ बेटा कि तुम आ गए। वली ने तो अच्छा खासा तमाशा खड़ा कर रखा है। पर अंकल, हुआ क्या है? वर्कर्स की आपस में लड़ाई हो रही थी। वली भी विजिट पर निकला था। जाने उनमें से किसी ने उससे क्या बदतमीजी की या पता नहीं क्या हुआ। वली ने उस पर हाथ उठा दिया और अब नौबत मारा मारी तक पहुंच गई है। वर्कर्स तो पीछे हट गए हैं, पर वली को काबू करना मुश्किल हो रहा है। वो हुजूम को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसकी पहली नज़र विक्की पर पड़ी, जो घबराया हुआ वली के पीछे खड़ा था और उसे मजबूती से शानों से थाम रखा था। दूसरी नज़र वली के लाल भब्बू का चेहरे पर पड़ी। तब ही यूनियन सदर की नज़र उस पर पड़ी। अरे अच्छा हुआ साहब कि आप आ गए। देखें, वली साहब ने इस बच्चे को मार मार कर क्या हशर कर दिया है। देखें ज़रा आप। उसने एक नज़र सर झुका उस लड़के पर डाली। उसके बाजू पर अच्छी खासी खराशें थीं। कमीज़ के बटन टूट चुके थे और चेहरे पर जा बेजा चोटों के निशान थे। वो सब अब मदद तलब नज़रों से उसे देख रहे थे। आप प्लीज़ इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। वली ने हाथ वॉलेट की तरफ बढ़ाया। पर सर, आप ये भी तो देखें कि ज़्यादती कितनी हुई है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? अचानक बिफरा हुआ वली उसके सर पर आकर चीखा। ये होता कौन था मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने वाला? मैं इसकी सारी बदमाशी निकाल दूंगा। वो एक बार फिर जारहाना तेवर लिए उसकी तरफ बढ़ा। वसी ने मजबूती से उसका बाजू थामा था। प्लीज़ वली, क्यों तमाशा बना रहे हो? उसने वली को ठंडा करना चाहा। तुम मेरे मामले से दूर रहो। वली ने उसकी आंखों में देखते हुए बदले हाथी से उसका हाथ झटका।
ऐसे क्या आंखें निकाल के देख रहे हो? वो फिर उस लड़के की तरफ बढ़ा। वसी के साथ विक्की ने भी उसे पकड़ने की कोशिश की। उसने जारहाना अंदाज में वसी को धक्का दे दिया। वो संभलते संभलते भी पीछे रखी कुर्सी से टकराया था। शदीद किस्म के दर्द के एहसास पर उसने कोहनी मोड़कर देखा। उसकी ग्रे शर्ट तेजी से सुर्ख हो रही थी। विक्की अब वली को छोड़कर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसने होंठ भींचकर वसी के जख्म को देखा, जहां से अब तेजी से खून निकल रहा था। यहाँ पर पार्ट 4 का अख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 5 समाप्त।